आज हम लोग 10 क्लास का एक जनरल चैप्टर शुरू करेंगे और उसमें तमाम ऐसे प्रश्न होंगे जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे इसमें बहुत सारे प्रश्न है या ये चैप्टर पाठ में तो है ही है, ये आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा कि इसमें लिखा भी गया है। और इसमें तमाम बातों को हम जानेंगे कि कैसे बच्चे जन्म लेते हैं, उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस होता है। और ये भी देखेंगे कि जनन करने के बाद फिर से जनन क्यों आवश्यक है, जनन क्या है, इसका परिभाषा क्या है। इन चीज़ों को हम जानते हुए इस चैप्टर में और वर्तमान समय में हम ये भी समझेंगे कि आज जो किशोरावस्था शुरू होने का बच्चे का समय, जो पहले के समय में 14 साल, 15 साल, 18 साल था, आज वही बच्चे 12 साल, 10 साल में जल्दी उनमें वो क्षमताएं क्यों आ जा रही है, क्या इसमें युग परिवर्तन का इस पे असर पड़ा है। इन तमाम बातों को आज हम लोग शुरू करेंगे। इस पूरे सेशन को बहुत ही आराम से समझिएगा, चूँकि बहुत इसका सरल परिभाषा है और इसमें लिखा भी है, और ये 10वीं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी। और कोई कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है, औरत होती है जिसका बच्चा ही जन्म नहीं लेता या फिर बाँझ हो जाती है, तो उसका बच्चा क्यों नहीं जन्म लेता। आपके जीवन में भी ये समस्या आ सकती है, तो उस स्थिति में भी बच्चे को जन्म देना संभव है। इन सब तमाम बातों को हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तो इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं, और प्रत्येक दिन या फिर 2-4 दिन गैप लगा के ये सेशन चलेगा। और ये है, इसके नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखना शुरू करते हैं। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है जनन, रिप्रोडक्शन। जनन क्या है और जनन क्यों जरूरी है। जब हम लोग बायोलॉजी को शुरू करते हैं तो उसमें जैव प्रक्रम से हम लोग शुरू करते हैं कि जीवों को जिंदा रहने के लिए जैसे भोजन आवश्यक है, मैंने पाचन, उत्सर्जन भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पाचन आवश्यक है, उत्सर्जन आवश्यक है, परिवहन आवश्यक है, मतलब तमाम बातों को हम लोग सीखे थे, सब कुछ आवश्यक है। क्या वैसे ही मनुष्य को जिंदा रहने के लिए जनन आवश्यक है? तो ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि जीव को जिंदा रहने के लिए जनन आवश्यक है, ये आवश्यक नहीं है। तो फिर जनन की आवश्यकता क्यों, क्यों जनन जरूरी है। पहले देखते हैं हम लोग जनन क्या है, जनन की परिभाषा क्या है। क्या है जनन, क्या है, तो क्या है इसका परिभाषा देखिए। तो पहले समझ लीजिए कि जनन का परिभाषा क्या है। मैं हूँ या फिर कोई भी जीव है, जैसे कुत्ता है, बकरी है, बिल्ली है, उसको अपने जैसे एक जानवर को उत्पन्न करने की उसमें क्षमता होती है। इसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं जनन। और सिंपल में देखें तो जनन वह विधि है जिसके द्वारा जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। सबसे आसान परिभाषा की जनन वह विधि है जिसके द्वारा जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। या दूसरा परिभाषा हम यूं कहें कि जनन वह क्षमता है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करता है। इस क्षमता को भी हम लोग जनन कहते हैं। तो जनन का परिभाषा देखिए दो प्रकार से। एक परिभाषा हम लोग देखते हैं कि जनन वह विधि है, जनन वह विधि है, जनन वह विधि है जिसके द्वारा जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। जिसके द्वारा जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। तो ये हुआ जनन का परिभाषा की जनन वह विधि है जिसके द्वारा जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जनन या रिप्रोडक्शन। दूसरा परिभाषा भी होता है जिसको आप समझ चुके हैं। दूसरा परिभाषा ये होता है कि प्रत्येक जीव में यह क्षमता होती है कि वो अपने जैसी संतान को उत्पन्न कर सकता है। जैसे एक बकरी को जन्म दे सकती है, गाय को जन्म दे सकती है, इंसानी बच्चा को जन्म दे सकता है। तो इसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं जनन। क्यों जरूरी है जनन? जिंदा रहने के लिए तो जनन जरूरी नहीं है, फिर जनन की आवश्यकता क्यों है? जनन क्यों जरूरी है धरती पर? जैसे कि हमें भोजन करना जरूरी है, पाचन करना जरूरी है, उत्सर्जन जरूरी है। उत्सर्जन के द्वारा शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, मतलब उत्सर्जन के द्वारा जो बनता है वो अपशिष्ट पदार्थ निकल जाता है। उसी प्रकार परिवहन जरूरी है कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है, परिवहन होता है।
ठीक वैसे ही क्या जनन कंपलसरी है, आवश्यक है, जरूरी है? तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जनन मतलब जिंदा रहने के लिए जरूरी है, नहीं। फिर भी जनन की आवश्यकता क्यों है? तो क्यों, क्या है जनन, इसका परिभाषा हो गया। अब जनन क्यों, तो जनन होने का बहुत सारा कारण है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कारण है कि चूंकि इस धरती पर जितने भी जीव रहते हैं सबके पास क्षमता इस पर्यावरण में बदलाव की, गर्मी की, बरसात की सहने की, या फिर उल्का पिंड आया उस गर्मी के तापमान को सहने की अलग अलग क्षमता होती है। तो इसलिए जनन क्या इससे संबंध यह है कि यदि भिन्न भिन्न प्रकार के जीव रहेंगे, हो सकता है भिन्न भिन्न प्रकार के जीव रहेंगे और अचानक तापमान में परिवर्तन हुआ तो सारे जीव एकाएक नष्ट हो सकते हैं। तो तमाम जीवों में भी प्रत्येक पर्यावरण को सहने की क्षमता अलग होती है। जैसे कुत्ता कहीं सरवाइव कर पाता है ठंडा एरिया में, गर्म गर्म एरिया में, या ठंड के अनुसार वहाँ के जानवर अलग होते हैं। तो देखिए इसका एक क्यों जनन आवश्यक है, तो ये परिभाषा पूछेगा कि जनन क्यों आवश्यक है। तो परिभाषा में हम लोग ये बताएंगे कि इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जनन आवश्यक है। जनन आवश्यक है मतलब प्रश्न पूछेगा कि जनन क्यों आवश्यक है। तो जनन इसलिए आवश्यक है कि कोई भी जीव है, तो इसमें लिखा गया है कि इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। यदि हम अपने जैसी संतान को उत्पन्न नहीं करेंगे तो एक न एक दिन हम मर जाएंगे। तो हमारे अस्तित्व कायम रह सके, अगला इंसान आए, इसके लिए जनन आवश्यक है। जैसे एक कुत्ता है, तो कुत्ता यदि बच्चा को जन्म आता नहीं है या फिर बच्चे को पैदा नहीं करता है, तो आने वाले समय में कुत्ता तो एक दिन मर जाएगा, और कुत्ता मर जाएगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए जनन आवश्यक है। तो परिभाषा पूछेगा या फिर ये प्रश्न पूछेगा कि जनन क्यों आवश्यक है, तो इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। या ये भी प्रश्न पूछता है कि जीव जनन क्यों करते हैं। तो इस पृथ्वी पर जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जनन करते हैं। दोनों प्रकार से प्रश्न पूछेगा, दोनों प्रकार से उत्तर देंगे कि जनन क्यों करते हैं। तो यहाँ अपना अस्तित्व बना के रखना है, इसलिए जनन करते हैं। जनन क्या है, तो जनन वह विधि है जिसके द्वारा जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। मतलब इंसान है तो इंसान जैसा, और एक इंसान के अंदर इतना क्षमता होता है कि जितना धरती पे इंसान है उतना बच्चा को जन्म दे सकता है, या फिर इंसान पुरुष के अंदर इतना क्षमता होता है। क्योंकि एक इंजेक्शन में, आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक बार मनुष्य जब डिस्चार्ज होता है, उसका सीमन निकलता है, तो लगभग 150 मिलियन से 300 मिलियन मतलब जाता है। ये 15 मिलियन से लेकर 150 मिलियन तक उसका एक बार में स्पर्म काउंट निकलता है। तो इतना इंसान के अंदर क्षमता है कि और क्या ही कहा जाए। तो ये रहा जनन का परिभाषा। ये जनन का परिभाषा में बताया गया, और जनन क्यों आवश्यक है इन दो चीज़ों को बताया गया यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है। तो यहाँ बताया गया है आपको कि जनन के मुख्यतः दो तरीके, जनन दो प्रकार का होता है। देखिए जनन के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। जनन के दो प्रकार जब हम लोग देखते हैं तो जनन के दो प्रकार में जब देखेंगे तो जनन दो प्रकार का होता है। तो देखिए कौन कौन से। जनन दो प्रकार के, जिसमें से एक होता है लैंगिक जनन। फर्स्ट होता है लैंगिक जनन, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेकंड होता है अलैंगिक जनन। सेकंड होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन।
इसको बोलते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम देखें कि जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन जिसको बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है अलैंगिक जनन जिसको हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका क्या क्या परिभाषा होता है इसको आप समझिए। एक लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन क्या है, और एक है आपका सेकंड अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या है, तो यहाँ हमें दोनों का ही डिफिनेशन जानना है, लेकिन हम सबसे पहले चर्चा करेंगे लैंगिक जनन का। लैंगिक जनन क्या है, तो लैंगिक जनन या सेक्सुअल, सेक्सुअल का कहने का मतलब ही है कि इसमें साधारण भाषा में समझे तो इसमें सेक्सुअल मतलब इसमें सेक्स मौजूद होता है, और असेक्सुअल, असेक्सुअल कहने का मतलब है कि इसमें सेक्स की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ये चैप्टर इतना आसान या खतरनाक है कि ऑफलाइन में इसको पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, या फिर बहुत सारे शिक्षक ऑफलाइन में पढ़ा ही नहीं पाते हैं, इसलिए इसको हम ऑनलाइन में ही पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आज एग्जाम में भी इस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे जागरूक बने, मतलब इस चैप्टर को छुपाया जाता है इसके बारे में जाने, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो प्रसव पीड़ा के चलते या फिर वो जन्म देते समय आज भी मर जाती है औरतें, या उसको तरह तरह की बीमारियां है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक नासमझी है, या फिर शुरू से उसको पढ़ाया नहीं गया है कि क्या क्या उसको सावधानियां बरतनी चाहिए। तमाम ऐसी बातें हैं। और तो अब इसमें हम लोग वही तमाम बातों को सीखेंगे। सेक्सुअल अलैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इसमें सेक्स की आवश्यकता होती है, सेक्स की मौजूदगी होती है। और अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल में सेक्स से कोई मतलब नहीं है, इसमें एक जीव ही या एक व्यष्टि ही अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो देखते हैं हम लैंगिक जनन को, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीका से, क्योंकि आप ये समझ गए कि जनन के दो मुख्य तरीके होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अब इसका परिभाषा यदि आप समझिएगा तो इसका परिभाषा ये होता है लैंगिक जनन में कि इसमें नर और मादा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें नर तथा मादा, जिसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं, नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं, नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है, कहलाता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। और अलैंगिक जनन में हम लोग देखेंगे तो अलैंगिक जनन में ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि नर और मादा दोनों ही भाग लेंगे, कोई भी एक, या तो इसमें नर ही भाग ले, नर ही अकेले अपने जैसा संतान को उत्पत्ति कर देगा, या मादा ही अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर देगा। कहने का मतलब है कि नर है तो अपने शरीर को खंडित करके अपने जैसा जीव बना देगा, या मादा है तो मादा बना देगा। तो इसमें सेक्स जैसी कोई संभावनाएं नहीं होती है, या इसमें मिलने की जरूरत नहीं है। जैसे हम इसमें लैंगिक जनन का एग्जाम्पल जब देखते हैं, तो एग्जाम्पल जब हम लैंगिक जनन का देखते हैं तो एक इंसानी बच्चा जन्म लेता है, जैसे एक बॉय ही जन्म लेता है, तो इसको देखो, बॉय जब जन्म लेता है तो इसमें मदर और फादर दोनों का रोल होता है। यानी कि मदर जो है ये मादा हुई, और जो फादर हुआ वो हुआ नर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है। तो लैंगिक जनन का परिभाषा ही वह होता है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है, यानी कि मदर और फादर दोनों भाग लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग लैंगिक जनन। अब इसमें हमें लैंगिक जनन के ही भाग चर्चा ही करना है। अलैंगिक का परिभाषा होता है कि जिसमें जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक व्यष्टि भाग लेता है, या तो नर या फिर मादा। तो इसका परिभाषा यदि आप देखना चाहें तो इसका परिभाषा ये होता है, देखिए इसका परिभाषा क्या होता है वो समझ लीजिए। इसका परिभाषा कुछ यूं हम लोग लिखेंगे
इसका परिभाषा हम लोग यूँ लिखेंगे कि जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक व्यष्टि ही भाग लेता है, केवल एक व्यष्टि ही भाग लेता है, एक व्यष्टि ही भाग लेता है, या तो नर या मादा। मतलब अलैंगिक जनन का परिभाषा कोई पूछे क्या होगा तो बताएंगे कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक व्यष्टि भाग लेता है, या तो नर भाग लेगा या मादा, या तो नर या मादा। तो इसे हम लोग अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये हुआ आपका अलैंगिक जनन का परिभाषा, और ये रहा लैंगिक जनन का परिभाषा। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, लैंगिक जनन को ही हमें विस्तार से पढ़ना है कि लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन का हम परिभाषा पिछले पेज पे ही बता दिए कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। इसमें एक फोटो भी लगाए हैं, तो इसको देखिए। लैंगिक जनन का परिभाषा और आसानी से यदि किया जाए और देखा जाए तो इसमें होता है एक, ये देखिए एक हम फोटो बनाए इसमें, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि एक मेल है, ये मेल है, और ये जो सेकंड फोटो बना है इसको मानिए ये एक फीमेल है, एक फीमेल है और एक मेल है। तो फीमेल से, मेल से हमें निकलता है स्पर्म, मेल से निकलता है स्पर्म और फीमेल से निकलता है एग। ये आपका रहा स्पर्म का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है और एग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। तो ये मेल से रहा स्पर्म और फीमेल से रहा एग। ये जब दोनों का फ्यूजन होता है यानी कि दोनों मिलते हैं तो बनता है जाइगोट, दोनों मिलते हैं तो बनता है जाइगोट। वहाँ पे लिखा भी है जैसे दोनों मिलके बनाते हैं जाइगोट। और जाइगोट में जब डिवीजन होता है यानी कि इसके सेल में डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो इसके सेल डिवीजन से बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यहाँ पे भी लिखा है एम्ब्रियो बनता है, यानी कि इस सेल में डिवीजन होगा 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनता जाएगा। और जब सेल में डिवीजन होकर एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो विकसित होता है, डेवलप करता है, ये डेवलप करता है, तो ये डेवलप करके बन जाता है चाइल्ड यानी कि बच्चा। अप्रोक्स एक बच्चे के जन्म लेने में लगभग 9 मंथ्स लग जाता है। तो यानी कि ये लैंगिक जनन, देखिए लैंगिक जनन में 2 लोगों का पार्टिसिपेट है, एक मदर और एक फादर। यानी कि यहाँ पे आपके ऊपर यदि समझे कि आपका जन्म कैसे हुआ, तो इसको देखिए कि आपके पिताजी से आया स्पर्म और आपके माताजी से आया एग, जब दोनों मिले तो बना जाइगोट, और जाइगोट पे डिवीजन हुआ, इसमें सेल डिवीजन हुआ, तो इसमें सेल डिवीजन होने के बाद बना एम्ब्रियो, यानी कि इसमें विभाजन हुआ। और ये विभाजन होते होते माँ के गर्भ में ही पलते पलते 9th जब मंथ्स गुजरा, उसके बाद वो चाइल्ड में कन्वर्ट हो गया। फिर ये बच्चा कहीं ना कहीं या तो स्त्री होगा या पुरुष होगा। उसके प्रोसेस को हम समझेंगे कि कैसे स्त्री बनती है, कैसे पुरुष बनता है, कैसे थर्ड जेंडर बनता है। थर्ड जेंडर में भी 2 प्रकार के, कोई किन्नर है तो पुरुष किन्नर है कि महिला किन्नर है, क्योंकि किन्नर दोनों प्रकार का होता है, स्त्री भी किन्नर हो सकती है, पुरुष भी किन्नर हो सकता है। तमाम चीज़ों को इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो ये चक्र चलता रहता है। जैसे यहाँ पे है कि फीमेल से एग आया और मेल से स्पर्म आया, दोनों मिलके बना जाइगोट, और फिर जाइगोट में डिवीजन हुआ, यहाँ पे लिखा भी है ये डिवीजन हुआ, और इसमें डिवीजन के बाद बना एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो में डिवीजन होते होते एक बेबी बनेगा, एक चाइल्ड बनेगा, बच्चा बनेगा। फिर ये चाइल्ड युवा होगा तो फिर ये जनन में भाग लेगा, फिर जनन में भाग लेगा यानी कि इसमें से फिर स्पर्म बनेगा यदि ये पुरुष बनेगा तो, और स्त्री बनेगा तो इसमें एग बनेगा। फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस प्रकार से
जीव जनन करते रहेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इसलिए बोलते हैं कि इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अकेले यदि पुरुष चाहे कि मैं बच्चा जन्मा दूं तो संभव नहीं है, और अकेले महिला चाहे भी कि हम बच्चा जन्मा दें तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों के संयोग से या फिर दोनों के मिलने से जो जनन होता है उसको बोलते हैं हम लोग लैंगिक जनन। परिभाषा आप समझ चुके हैं कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन वह है जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेती है, या फिर जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेती है उसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके आगे बढ़ के देखते हैं कि और इसमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। तो इसमें तो आप समझ गए लैंगिक जनन, और उसको बेहतर से बनाने का प्रयास करें तो यहाँ बना सकते हैं, लेकिन लैंगिक जनन क्या ही होता है आप समझ चुके हैं। उसके बाद क्या है हमारे नेक्स्ट पेज में, तो लिंग के आधार पर दो प्रकार के जीव। अच्छा, जीव भी दो प्रकार के होते हैं लिंग के आधार पे। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, लिंग के आधार पर दो प्रकार के जीव, कहने का मेरा मतलब ये है कि जीव को यहाँ दो कैटेगरी में आप बांट सकते हैं, जो कि उस नेक्स्ट पेज पे दिया है क्या क्या है, फिर भी हम यहाँ बताते हैं कि यहाँ जीव को आप बांटिए दो श्रेणी में। दो श्रेणी में देखिए कैसे, एक जीव लिंग के आधार पे दो प्रकार के जीव, लिख दो कि जीव के प्रकार, जीव के प्रकार लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, जीव के प्रकार लिंग के आधार पर। तो जीव के प्रकार लिंग के आधार पर देखेंगे तो फर्स्ट होता है हमारा एक लिंगी जीव होता है, एक लिंगी जीव। और सेकंड होता है हमारा द्विलिंगी जीव। द्विलिंगी जीव बोलते हैं, या इसी को तमाम नामों से उभयलिंगी बोलते हैं, या फिर उसी को बाइसेक्सुअल बोलते हैं, तमाम नामों से हम उसको जानते हैं। एक लिंगी, दो लिंगी, बाइसेक्सुअल, उसी को एक ही चीज का अलग अलग केवल नाम दिया है, इसका अलग अलग तमाम नाम है। इसमें देखिए जीव दो प्रकार के होते हैं। एक लिंगी कहने का मतलब है कि उस जीव में एक ही लिंग है, या तो वो नर ही है नहीं तो नारी ही है। यानी कि वैसे जीव जिसमें एक लिंग मौजूद होता है, या तो मैं पूरी तरह से पुरुष हूँ नहीं तो पूरी तरह से स्त्री हूँ। और कुछ ऐसे भी लिंग होते हैं ना तो पूरी तरह से स्त्री होते हैं ना तो पूरी तरह से पुरुष होते हैं, वो भी नहीं। एक ऐसा लिंग होता है जिसमें स्त्री भी होता है और पुरुष भी होता है, यानी कि दोनों, उसका दो रूप है, वो स्त्री भी है और वो पुरुष भी है। दिन में स्त्री बन जाता है और रात में पुरुष बन जाता है, तमाम अवधारणा है, उसको द्विलिंगी बोलते हैं। यानी कि एक ही जीव में कुछ ऐसे पौधे होते हैं, एक ही पौधे में दोनों लिंग मौजूद होते हैं, यानी कि उसमें पुरुष भी होता है, नर भी होता है और मादा भी होता है उसी जीव के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम लोग द्विलिंगी जीव। और एक होता है एक लिंगी जीव जिसमें केवल एक लिंग मौजूद होता है। तो इसका परिभाषा हम आगे लिख देते हैं, देखिए इसमें दिया भी है, अपने से बना दिया कि एक लिंगी, लिंग के आधार पर एक लिंगी किसको बोलते हैं। तो वे जीव, यहाँ लिखे तो वे जीव जिनमें केवल एक लिंग मौजूद होता है, केवल एक लिंग मौजूद होता है, जिनमें केवल एक लिंग मौजूद होता है, अर्थात या तो वह मादा है या वह नर है, या तो मादा है नहीं तो वह नर है। यानी कि उस जीव में जब एक ही लिंग मौजूद है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक लिंगी। जैसे पपीता, ये इसमें नर अलग होता है मादा अलग, तरबूज नर अलग मादा अलग। मनुष्य, इसमें भी या तो मनुष्य स्त्री भी हो सकता है या फिर वह पुरुष भी हो सकता है, यानी कि अलग अलग, तो एक ही लिंग। या फिर घोड़ा, तो इसमें पुरुष भी हो सकता है और महिला भी।
बंदर में भी दोनों हो सकता है, मोर में भी दोनों हो सकता है, कबूतर में भी दोनों हो सकता है, मछली में भी दोनों हो सकता है और मेढक में भी दोनों हो सकता है। यानी कि वे जीव जिनमें केवल एक लिंग मौजूद होता है, अर्थात या तो वह नर है या फिर वो मादा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक लिंगी। और इसके नेक्स्ट पेज पे है, इसमें देखते हैं हम लोग द्विलिंगी। द्विलिंगी को हम लोग द्विलिंगी बोलिए, उभयलिंगी बोलिए, बाइसेक्सुअल बोलिए या फिर हर्माफ्रोडाइट बोलिए, इन तीनों में से। इसका परिभाषा यहाँ लिखिए कि वे जीव, आप इसका परिभाषा समझे, तो इसका परिभाषा होता है वे जीव जिनमें दोनों लिंग मौजूद होता है, दोनों लिंग मौजूद होता है, दोनों लिंग मौजूद होता है अर्थात एक ही जीव में, एक ही जीव में नर तथा मादा दोनों मौजूद हैं, दोनों मौजूद है। तब उसको बोलते हैं हम लोग उभयलिंगी या द्विलिंगी, मतलब दोनों लिंग उसमें मौजूद है। ये बाइसेक्सुअल, बाई का मतलब भी होता है दो, या उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, जिसका एग्जाम्पल है सरसों, इसमें स्त्री पुरुष दोनों एक ही में होता है। गुड़हल, केचुआ आप लोग देखे भी हैं। जैसे यदि केचुआ है तो इसमें समझिए कि आधा फीमेल है और उसी में आधा मेल है। ये केचुआ, ये फिर तमाम हाइड्रा, बहुत सारे ऐसे जीव है, कृमि वर्म जिसको बोलते हैं, उसमें नर और मादा दोनों मौजूद होता है। तो ये परिभाषा हुआ द्विलिंगी, उभयलिंगी या फिर बाइसेक्सुअल बोलिए या फिर हर्माफ्रोडाइट बोलिए, कि वे जीव जिनमें दोनों लिंग मौजूद होते हैं, यानी कि उसमें स्त्री भी होता है और उसमें पुरुष भी होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो आप समझे यहाँ पे एक लिंगी, तो एक लिंगी का यहाँ मैंने परिभाषा लिखा गया कि वे जीव जिनमें केवल एक लिंग मौजूद होता है, या ऐसे बोले कि उसमें अलग अलग लिंग होते हैं, या वो तो पुरुष पूरी तरह से रहेगा, नहीं तो पूरी तरह से स्त्री रहेगी, तो उसको हम लोग एक लिंगी, इसका उदाहरण भी यहाँ था। और यहाँ पे अलग अलग भी बनाए थे हम लोग, एक लिंगी, द्विलिंगी। और द्विलिंगी का परिभाषा हम लोग देखें तो इसमें दिया कि वे जीव जिनमें दोनों लिंग मौजूद होता है, यानी कि एक ही जीव में दोनों लिंग मौजूद है, स्त्री भी उसी में है और पुरुष भी उसी में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी या फिर हर्माफ्रोडाइट। इसका एग्जाम्पल है सरसों, गुड़हल, केंचुआ, कृमि, हाइड्रा। तो परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है, पूछ देगा कि उभयलिंगी का उदाहरण बताइए या उभयलिंगी का परिभाषा बताइए, दोनों बात।